Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. We have started rheumatology now. So the first topic we are going to cover today is rheumatological disorders. अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए ये आपको टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ कि अगर एक पेशेंट जो कि आपके पास रोमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ आ रहा है, रोमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर मींस कि कोई जॉइंट पेन्स के साथ आ रहा है, तो उसको आपने किस तरह से अप्रोच करना है, बिकॉज many diseases they can present with the joint pain and arthritis. ठीक है, जैसे कि बोन की डिजीजेज हैं, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, तो वी हैव टू नैरो डाउन आवर डायग्नोसिस ऑन एग्जामिनेशन, हिस्ट्री एग्जामिनेशन, एंड देन अगर ज़रूरत पड़े तो हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशंस में हम क्या करते हैं, ऑर्थ्रोसिंथेसिस करते हैं एंड जॉइंट फ्लूइड एग्जामिन करते हैं। ठीक है, सो एवेल्युएशन एंड डायग्नोसिस एंड एवेल्युएशन में सबसे पहले एग्जामिनेशन आता है हमेशा पेशेंट का। उसके बाद आर्थोसिंथेसिस, दैट मीन्स कि हम लोगों ने जॉइंट कैविटी से जॉइंट फ्लूइड एस्पिरेट करना है एंड वी आर गोइंग टू एग्जामिन दैट फ्लूइड, और उस फ्लूइड पे जो फाइंडिंग आएगी उस पे फिर हम फर्दर अपने डायग्नोसिस को डेफिनेटिव कर लेंगे। अब सबसे पहले अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन को आप डिवाइड करते हैं दो चीज़ों में। एक चीज़ आपने देखनी है जॉइंट पैटर्न, यानी कि जॉइंट का पैटर्न क्या है, उसमें मैं आपको फर्दर बताती हूँ कि क्या चीज़ें देखनी है। और दूसरी चीज़ है एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन, दैट मीन्स कि जॉइंट पेन या जॉइंट सिम्टम्स के अलावा कोई पेशेंट को सिम्टम आ रहा है या नहीं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहली चीज क्या है कि हमारे पास जब पेशेंट आता है विद जॉइंट पेन, तो आपने जब जॉइंट पैटर्न के बारे में पूछना है तो आपने 3 क्वेश्चंस को अपने जहन में बनाना है और उस चीज को रोल आउट करना है। नंबर 1, आपने देखना है कि पेशेंट का जॉइंट इन्फ्लेम्ड तो नहीं है। सो इज देयर एनी इंफॉर्मेशन गोइंग ऑन। इंफॉर्मेशन को किस तरह से देखेंगे, इंफॉर्मेशन को आप देखेंगे कि जॉइंट वुड बी वार्म, swelling हुई होगी, and there will be history of morning stiffness of at least 30 minutes duration. So information के बारे में सबसे पहले आप देख लेंगे कि वार्म तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है, मॉर्निंग स्टिफनेस तो नहीं होती। दूसरा क्वेश्चन जो चीज आप रूल आउट करोगे या देखोगे वो है नंबर ऑफ जॉइंट्स, कि अगर एक पेशेंट कंप्लेन के साथ आ रहा है कि जॉइंट पेन है, तो आप पूछोगे किसी और जगह किसी और जॉइंट में पेन तो नहीं है। उसका क्या मकसद है कि कुछ डिजीजेस होती हैं जो मोनो आर्टिकुलर होती हैं जिसमें गाउट है, ठीक है, और कुछ डिजीजेस होती हैं जो कि पोली आर्टिकुलर होती हैं जिसमें हमारे पास रूमाटॉइड आर्थराइटिस होता है। तीसरी चीज आप पूछोगे व्हाट जॉइंट, यानी कौन सा जॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है बात, क्योंकि हमारे पास वही बात है, डिजीज का पैटर्न है कि ज्यादातर डिजीजेस में जैसे कि हमारे पास अ, अगर हम बात करें डिजीजेस जो कि हमारे पास डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट को इन्वॉल्व करी है, यानी कि डिजीजेस विच आर इन्वॉल्विंग दिस जॉइंट, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। ठीक है, उसमें दो चीजें आती हैं, दो कैरेक्टरिस्टिकली आती हैं, एक है ऑस्टियो आर्थराइटिस एंड दूसरा है सोरेटिक आर्थराइटिस। ठीक है, सो आपका डायग्नोसिस इन्हीं 3 क्वेश्चन से नैरो डाउन हो जाता है। ठीक है, so these are the 3 things you are going to ask a patient. अब आगे हमारे पास क्या चीज है, अब डायग्नोस्टिक वैल्यू क्या है इस चीज की। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे या क्वेश्चंस हमने पूछे एग्जामिनेशन पे, हम लोगों ने इसको नोटिस किया। अब किस तरह से वो हमें हेल्प करेगा टू कंक्लूड और डायग्नोसिस। सो ये एक टेबल है हमारे पास बहुत अच्छा, इसमें बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बता दिया। सबसे पहले आपने क्या पूछा था, सबसे पहले आपने पूछा था कि वेदर इंफॉर्मेशन है या नहीं। अगर है, प्रेजेंट है, तो हमारे पास 3 डिजीजेस आ जाएंगी, रोमाटाइड आर्थराइटिस, एसएलई एंड गाउट। अगर एब्सेंट है तो हमारे पास डिजीज आ जाएगी ऑस्टियो आर्थराइटिस। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ जॉइंट्स इन्वॉल्व। ठीक है, कितने जॉइंट्स इन्वॉल्व है। अब इसमें 3 चीजें हैं, मोनो आर्टिकुलर सिर्फ एक जॉइंट इन्वॉल्व है, वो किन केसेस में हो सकता है, गाउट में,
ट्रॉमा में सेप्टिक आर्थराइटिस, लाइम डिजीज एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी एक जॉइंट हो सकता है। उसके बाद ओलिगो आर्टिकुलर हो सकता है, यानी कि 2 to 4 जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर 2 to 4 जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसमें आपके पास डायग्नोसिस आ जाता है रिएक्टिव आर्थराइटिस एंड सिरोटिक आर्थराइटिस। इसके अलावा आईबीडी, इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज। अगर पेशेंट पोली आर्टिकुलर है, यानी कि 5 से ज्यादा जॉइंट्स उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं इन इन्फ्लेमेशन, पेन और वट एवर द सिम्टम्स पेशेंट का प्रेजेंट, तो उसमें आपके पास क्या चीज आ जाती है, 2 चीजें आ जाती हैं, दैट इज रूमाटॉइड आर्थराइटिस एंड एसएलई। ठीक है, सो देखिए हमारे पास कितना आसान हो गया देखना कि हम लोगों के पास, पेशेंट के पास का डायग्नोसिस क्या है। तीसरी चीज हमारे पास क्या थी, साइट ऑफ जॉइंट, व्हाट जॉइंट इज इन्वॉल्व। ठीक है, अब जो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट होता है हमारे पास, दैट इज मोस्ट लाइकली जो डिजीज इन्वॉल्व करती है, दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस, सोरेटिक आर्थराइटिस। रूमाटॉइड आर्थराइटिस हमारे पास डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट इन्वॉल्व नहीं करती। सेकेंड चीज हमारे पास आता है मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट या रिस्ट और रिस्ट जॉइंट। इसमें आता है रूमाटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डिपोजिशन डिजीज, नॉट ऑस्टियोआर्थराइटिस। एंड फर्स्ट मेटाटार्सल फेरेंजियल जॉइंट में हमारे पास गाउट है एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, सो अगर हम एक सिनेरियो देखें, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया है आपके पास, ठीक है, he presented with the joint pain complaint। ठीक है, उसमें आपने चेक किया इन्फ्लेमेशन है, आप कुछ लगा के आपको पता चला कि नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज मोनो आर्टिकुलर जॉइंट था। ठीक है, तीसरी चीज DIP यानी डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट इन्वॉल्व हो रहा था। तो कितने इजीली हम पहुंच गए, एक कॉमन चीज है, दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। एब्सेंट है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, मोनो आर्टिकुलर है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट है, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये तीनों फीचर्स ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको शो करेगा, तो आपका डायग्नोसिस आराम से बन गया कि पेशेंट को क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो ये हमारे पास हो गया कि आपने जॉइंट का पैटर्न देख लिया। उसके बाद दूसरी चीज आपने क्या देखनी थी, दैट इज एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन, कि वेदर पेशेंट को कोई और साइंस एंड सिम्टम्स हैं डिसाइड जॉइंट इन्वॉल्वमेंट। इसमें क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। नंबर 1, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हमारे पास एक बहुत अच्छी पिक्चर है जिसको हम शेयर करना चाहेंगे। देखिए ये है, दिस इज द डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट। ये किसमें हो रहा है, इन ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड सोरेटिक आर्थराइटिस। उसके बाद हमारे पास आता है PIP जॉइंट। ठीक है, PIP जो जॉइंट होता है उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस भी आ सकता है, एसएलई, रूमाटॉइड आर्थराइटिस एंड सोरेटिक आर्थराइटिस। ठीक है, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट जो है हमारे पास, उसमें रूमाटॉइड आर्थराइटिस, सूडो गाउट यानी कैल्शियम, अभी हमने जो पढ़ा, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डिपोजिशन, सूडो गाउट एंड हीमोक्रोमेटोसिस। उसके अलावा फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जो जॉइंट है उसमें ऑस्टियो आर्थराइटिस है। इसके अलावा आपके पास रिस्ट में रोमाटॉइड आर्थराइटिस, उसी तरह सूडो गाउट, गोनोकोकल आर्थराइटिस, जुवेनाइल आर्थराइटिस, कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक है, सो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है जॉइंट इन्वॉल्वमेंट की इन हैंड। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम बात कर रहे थे कि एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन क्या क्या हो सकती है। पेशेंट को जॉइंट पेन के साथ फीवर भी हो सकता है। अगर फीवर आ रहा है तो आप सोच सकते हो दूसरी भी चीजों के बारे में, जैसे कि पेशेंट को गाउट हो सकता है, स्टिल डिजीज हो सकती है, एंडोकार्डाइटिस, वेस्कुलाइटिस, एसएलई। अगर पेशेंट को साथ रैश हो रहा है तो उसमें क्या है, एसएलई हो सकती है पेशेंट को, सोरेटिक आर्थराइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी मायोसाइटिस हो सकता है। अगर नोड्यूल्स हैं, नोड्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द रोमाटॉइड आर्थराइटिस। आगे जाके जब हम रोमाटॉइड आर्थराइटिस कवर करेंगे तो उसमें एक फीचर है, दैट इज नोड्यूल्स। न्यूरोपैथी हमारे पास वेस्कुलाइटिस में आ सकती है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया क्लिनिकल एग्जामिनेशन।
ठीक है, हम लोगों ने क्या कर लिया, क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे दो चीजें कर ली। हम लोगों ने जॉइंट पैटर्न देख लिया, उसमें हमने तीन चीजें देखी, इंफॉर्मेशन देखी, नंबर ऑफ जॉइंट्स देखे एंड साइट देखी। उसके बाद हमने देख लिया एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो सबसे पहली चीज क्या आएगी कि हम लोग आर्थ्रोसिंथेसिस करें। आर्थ्रोसिंथेसिस क्या होता है, अगर डायग्नोसिस अनसर्टेन है तो हमने साइनोवियल फ्लूइड को एग्जामिन करना है व्हेनेवर पॉसिबल। अब क्या होता है कि ज्यादातर जो लार्ज जॉइंट्स होते हैं वो तो इजीली एस्पिरेट हो जाएंगे, और आर्थ्रोसिंथेसिस ना करना या फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस उसकी बहुत कम होती है। अच्छा, अब आपने बस एक चीज देखनी है कि जिस नीडल से आप एस्पायर कर रहे हो, निकाल रहे हो फ्लूइड, ठीक है, वो सेलुलाइटिस के ऊपर से नहीं आपने गुजारनी, या सोरेटिक प्लैक के ऊपर से नहीं गुजारनी, क्योंकि देयर इज रिस्क ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इन्फेक्शन। ठीक है, और जो पेशेंट डायरेक्ट ओरल एंटीकोएगुलेंट्स ले रहे हैं, ठीक है, या लॉन्ग टर्म एंटीकोएगुलेंट थेरेपी ले रहे हैं वॉरफेरिन के साथ, तो उसमें भी जॉइंट एस्पिरेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपने क्या करना है, स्मॉल गेज नीडल यूज करनी है। ठीक है, जैसे कि 22 फेरेड हाइट एफ की। अब जो INR है वॉरफेरिन वाले पेशेंट में, उसमें <3 होना चाहिए। अच्छा, अब हम लोगों ने जॉइंट एग्जामिनेशन, हमने जॉइंट फ्लूइड निकाल लिया, साइनोवियल फ्लूइड निकाल लिया। क्या क्या चीजें आप लोगों ने एग्जामिन करनी है, ठीक है। नाउ मूविंग बिफोर डिस्कसिंग दिस टेबल, ठीक है, हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ स्टडीज की, ठीक है, और फिर ये टेबल की तरफ आते हैं तो ज्यादा इजी हो जाएगा। सो सबसे पहले तो ऑब्वियसली ग्रॉस एग्जामिनेशन होती है। ठीक है, ग्रॉस एग्जामिनेशन पे आप क्या देखोगे, अगर तो पेशेंट को कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, ठीक है, तो फ्लूइड क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, सो नॉन इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड इज ट्रांसपेरेंट। अगर माइल्ड इन्फ्लेमेशन है तो ट्रांसल्यूसेंट फ्लूइड होगा। प्लूरिलेंट इफ्यूजन है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन है तो ओपेक होगा। और इसके अलावा ब्लडी इफ्यूजन्स किसमें आ सकती हैं, फॉर एग्जांपल ट्रोमेटिक टैप हो गया, ट्रॉमा हो गया, कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। सो दीज आर द 4 ग्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक एंड ब्लडी इफ्यूजन। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगली चीज आपने क्या देखनी है, अगली चीज आपने सेल काउंट देखनी है। ठीक है, सेल काउंट, अब नॉर्मल जो हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड होता है उसमें लेस देन 200 वाइट सेल्स पर माइक्रोलीटर होते हैं, यानी कि आप कह लो 0.2 इंटू 10⁻9 पर लीटर के हिसाब से आपके पास नॉर्मल साइनोवियल फ्लूइड होंगे। ठीक है, लेस देन 200 या लेस देन 0.2। अगर नॉन इन्फ्लेमेटरी हमारे पास इफ्यूजन हुई है तो उसमें लेस देन 2000 होगा। ठीक है, यानी कि 2 इंटू 10⁻9, ठीक है, लेस देन 2000 होगा। अगर इन्फ्लेमेटरी है तो इट वुड बी बिटवीन 2000 टू 75,000, और अगर प्लूरिलेंट है तो ये ग्रेटर देन 100,000 होगा, यानी कि 1 लाख से ज्यादा होगा। ठीक है, सो सिंपल मैथ्स है, 0.2 है तो नॉर्मल है, 2 है तो इन्फ्लेमेटरी है, 2 टू 75 है तो इन्फ्लेमेटरी है, 100 है तो प्लूरिलेंट है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या चीज देखनी है, आपने देखने हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में आपने दो चीजें करनी है, एक तो है कि आप पोलराइज्ड लाइट माइक्रोस्कोपी करते हैं, उसमें आपके पास दो ही चीजें आएंगी। ठीक है, क्रिस्टल्स अगर बनेंगे, दो क्रिस्टल्स बन सकते हैं, एक बन सकता है मोनोसोडियम यूरेट का जो कि करता है गाउट, और वो किस तरह की आपके पास माइक्रोस्कोपी पे आएगी, नेगेटिवली बाय रिफ्रेंजेंट। कैल्शियम पायरोफॉस्फेट वो सूडो गाउट होता है, उसमें पॉजिटिव बायरिफ्रेंजेंट क्रिस्टल्स आते हैं। दूसरी चीज आपने क्या करनी है, दैट इज ग्राम स्टेन। इसकी स्पेसिफिसिटी तो है लेकिन लिमिटेड सेंसिटिविटी है फॉर सेप्टिक आर्थराइटिस। उससे बेहतर हमारे पास क्या है, कल्चर्स है। ठीक है, कल्चर्स आप करवा लो, अगर आप पेशेंट को सस्पेक्ट कर रहे हो कि उसको लाइक बैक्टीरियल सेप्टिक आर्थराइटिस हुआ है, बैक्टीरियल कल्चर्स करवा लो। इसके अलावा स्पेशल स्टडीज आप करवा सकते हो गोनोकोकल आर्थराइटिस देखने के लिए, ट्यूबरकुलर बेसिलाई देखने के लिए, और फंजाई देखने के लिए। ठीक है, सो एक हमारे पास ओवरव्यू हो गया। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू दिस टेबल, दिस इज अ वेरी गुड टेबल। ठीक है,
taken from CMDT tables, and this all stuff is taken from CMDT. ठीक है, so सबसे पहले आपके पास वॉल्यूम क्या है, लेस देन 3.5 नॉर्मल। ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 तीन चीजें हैं। नॉन इंफ्लेमेटरी चार चीजें हैं, आगे ग्रुप्स तीन है। नॉर्मल, ग्रुप 1 इज नॉन इंफ्लेमेटरी, ग्रुप 2 इज इंफ्लेमेटरी, ग्रुप 3 इज प्लूरलेंट। ठीक है, सो वॉल्यूम में क्या है, 3.5 होगा नॉर्मल ग्रुप 1, 3.5 से ज्यादा होगा तीनों ग्रुप्स में। ठीक है, क्लैरिटी अब आपको पता है, नॉर्मल इज ट्रांसपेरेंट, नॉन इंफ्लेमेटरी इज ट्रांसपेरेंट, हल्का सा ट्रांसल्यूजेंट भी हो सकता है, इंफ्लेमेटरी ट्रांसल्यूजेंट टू ओपेक, एंड ग्रुप 3 इज ओपेक। कलर में हमारे पास क्या आता है, क्लियर है। नॉन इंफ्लेमेटरी ग्रुप 1 इज येलो, 2 इज येलो टू ऑप्टोलेसेंट, एंड प्लूरलेंट होगा तो येलो टू ग्रीन होगा। WBC आपको पता है लेस देन 2 होंगे नॉर्मल, लेस देन 2000 होंगे ग्रुप 1 में, 2000 टू 75,000 होंगे ग्रुप 2 में इंफ्लेमेटरी में, और अगर इन्फेक्शन है प्लूरलेंट है तो मोर देन 100,000। पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स जो हैं हमारे पास नॉर्मल में लेस देन 25 है, नॉन इंफ्लेमेटरी में लेस देन 25 है, इंफ्लेमेटरी में 50% है या इससे ज्यादा है, लेकिन प्लूरलेंट में 75% या इससे भी ज्यादा हो सकता है। कल्चर्स ऑब्वियसली तीनों में नेगेटिव आएंगे, एंड ग्रुप 3 में जहाँ पे हमारे पास सेप्सिस है या प्लूरलेंट है तो वो पॉजिटिव आ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट उन्होंने लिखी हुई है कि गाउट, रूमाटॉइड आर्थराइटिस और जो दूसरी इंफ्लेमेटरी कंडीशंस हैं उसमें काउंट 75 से भी ज्यादा आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो ग्रुप 3 में नहीं आएंगे। ठीक है, 75 से तो ज्यादा होंगे लेकिन 100,000 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, और प्लूरलेंट इफ्यूजन क्यों होती है, बिकॉज ऑफ सेप्टिक आर्थराइटिस। ठीक है, सो सेप्टिक आर्थराइटिस आपके पास ग्रुप 2 के फीचर्स के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, कब, जब इंफ्लेमेशन जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करें जो लो विरुलेंस है, जैसे नेसेरिया गोनेरिया, और अगर एंटीबायोटिक थेरेपी और ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हुई है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो बहुत मजे का हो गया, अब हमें पता चल गया सब कुछ। अब अगली चीज आती है कि आपने क्या इंटरप्रेट किया। ठीक है, आपने एग्जामिनेशन कर ली पेशेंट, आपने उसकी ऑर्थोसेंटेसिस और एग्जामिनेशन कर लिया, आप इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। इंटरप्रिटेशन सिंपल सी है, अगर एक पेशेंट है, ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस डायग्नोस्टिक होता है, स्पेशली अगर हमारे पास इन्फेक्शन हो या फिर माइक्रोक्रिस्टलाइन आर्थराइटिस हो। ठीक है, सो अब हमारे पास किस तरह से हम करेंगे, अगर नॉन इन्फ्लेमेटरी आपके पास आ गया सारा, ठीक है, यानी 2000 से कम है, ग्रुप 1 आपके पास आ गया, तो उसमें कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं। तो आप सोचोगे ऑस्टियोआर्थराइटिस, ट्रोमैटिक आर्थराइटिस, ऑस्टियोनेक्रोसिस एंड चार्कॉइड आर्थोपैथी। इंफ्लेमेटरी यानी ग्रुप 2 आ गया तो उसमें इंफ्लेमेशन वाली आपने सारी चीजें सोचनी है। ठीक है, एनी ऑटो इम्यून डिजीजेस, ठीक है, जहाँ पे इंफ्लेमेशन हो रही है, सो उसमें रोमाटाइड आर्थराइटिस है, एसएलई है, पोलियोमायोसाइटिस, डर्मामायोसाइटिस है, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, सिस्टेमिक नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस, पोलीकॉन्ड्राइटिस, गाउट इंफ्लेमेशन में आता है, सूडो गाउट, हाइड्रोक्सी एपिटाइट डिपोजिशन डिजीज, जुवेनाइल रोमाटाइड आर्थराइटिस, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वेरी इंपॉर्टेंट, सिरोटिक आर्थराइटिस, रिएक्टिव आईबीडी, हाइपोगामाग्लोबिनीमिया, सार्कोइडोसिस, रोमैटिक फीवर, इंडोलेट या लो वेरुलेंस इन्फेक्शन, ये हमने अभी डिस्कस किया कि अगर लो हमारे पास वेरुलेंस इन्फेक्शन है तो वो ग्रुप 2 यानी इंफ्लेमेटरी उसके साथ फीचर्स के साथ ऑन द साइनोवियल फ्लूइड एग्जामिनेशन प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, वायरल, माइक्रोबैक्टीरियल, फंगल, पिल एंड लाइम डिजीज। उसके बाद हमारे पास आता है प्लूरलेंट। ठीक है, उसमें एक ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेप्टिक आर्थराइटिस। हेमरेजिक किसमें आ सकता है, ट्रॉमा हो गया, पिगमेंटेड वेलोनेडुलर साइनोवाइटिस है, ट्यूबरक्लोसिस में, न्यूप्लाज्म, कोई कैंसर है पेशेंट को, फॉर एग्जांपल नी जॉइंट का कैंसर हो गया, कोएगुलोपैथी है, एंड चार्कॉइड्स आर्ट। So this is the interpretation of the uh, examination of the fluid you have done. ठीक है,
So this was all about today's topic. हमारे पास आज के लिए इतना ही था. हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोगों ने कोई भी पेशेंट आ रहा है रोमाटाइड आर्थराइटिस के साथ, तो सॉरी आर्थराइटिस के साथ, रोमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ, किसी भी जॉइंट पेन के साथ, तो आपने उसको किस तरह से एग्जामिन करना है, क्या चीज़ें एग्जामिनेशन पे इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ें आपने देखनी है ऑन द साइनोवियल फ्लूइड एग्जामिनेशन, और फिर आपने उसको इंटरप्रेट भी करना है. So if you like this video and you find it helpful, please subscribe to my channel, and inshallah मज़ीद वीडियोस भी मैं लेके आती रहूँगी, ताकि जो भी एस्पिरेंट्स हैं, मेडिसिन ट्रेनिंग में हैं, उनको फ़ायदा हो सके, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर सकें. थैंक यू.